धर्म में आस्था रखने वाले लोग तो यही मानते हैं कि गॉड को देखा या सुना नहीं जा सकता, मगर उनकी हस्ती के संकेत हमें अपने आसपास जरूर नजर आते हैं। हिग्स बोसॉन भी उतना ही भ्रांतिजनक है, तभी तो उसकी तलाश भी इतनी चुनौती भरी है। हिग्स तो 1 सेकंड के 100 करोड़वें भाग के लाखवें भाग में गायब हो जाता है। वो अपने पीछे बड़े हल्के निशान भी छोड़ता है, जिससे पता भी नहीं लगता कि वो कभी था भी। फिर वैज्ञानिक उसे कैसे ढूंढेंगे जो कभी नजर ही नहीं आता है। जब फिजिसिस्ट जो इनकैंडेला छोटे थे, तब इनके पेरेंट्स इन्हें एक ग्लास स्कल्पटर बनाना चाहते थे। बचपन में मुझे आर्ट से काफी लगाव था। मेरे मम्मी पापा भी मेरा हौसला बढ़ाते थे, उन्हें भी आर्ट से लगाव था। बाद में मुझे पता लगा कि मेरा एक फेवरेट ग्लास ब्लोअर असल में एक केमिस्ट है। तब मेरा मन भी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ने का होने लगा। मैंने केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की तो फिजिक्स भी पढ़ने लगा। वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मजा आता था मुझे लगा हाँ, यही तो पढ़ना चाहता था मैं। जो आज LHC में चल रहे 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स में से एक के लीडर है। ये अब दुनिया भर के हजारों फिजिसिस्ट्स को डायरेक्शन देते हैं। सबकी मंजिल एक ही है, ये पता लगाना कि हम जो कुछ देख रहे हैं उनका वजूद कैसे है। हम यहाँ पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में हमारी हैसियत क्या है, इसकी हर चीज कैसे बनी है और वो वैसे कैसे बनी है जैसी आज है। जो को यकीन है कि LHC से इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। LHC में जो कॉलिजन्स हो रहे हैं वो उन एनर्जी कंडीशंस जैसे ही हैं जो बिग बैंग के ठीक बाद थे। वैज्ञानिक उन पलों की एक झलक देखना चाहते हैं जब हिग्स फील्ड चला था और पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जिससे मैटर बना, स्टार्स बने और आखिर में हम बने। हिग्स फील्ड की उस फोर्स को हिग्स बोसॉन ही कैरी कर रहे थे। एक बोसॉन का पता तभी लग सकता है जब उस फील्ड में एनर्जी डिस्टर्बेंस हो। हमने देखा कि हिग्स किसी न किसी तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल रहा है। वो चाहे जिस हाल में हो, ये पार्टिकल्स किसी न किसी तरह से नजर आ ही जाते हैं। ऐसे में अगर हम एक LHC जैसा एक्सेलरेटर लेते हैं और उसे जरूरत भर की एनर्जी देकर प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हैं, तो हमें उस फैब्रिक से एक हिग्स पार्टिकल मिल सकता है जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि कांच की इन गोलियों में बहुत कुछ भरा हुआ है, उसी तरह से LHC में आपस में टकराने वाले प्रोटॉन्स में भी बहुत कुछ भरा होता है। वो पार्टिकल्स जिन्हें क्वार्क्स और ग्लूऑन्स कहते हैं। जब प्रोटॉन्स आपस में टकराते हैं तब उनसे हजारों पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। उसकी स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टूटे कांच के ढेर में उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं है। हम कुछ खास पैटर्न ढूंढ रहे हैं, वो एनर्जी जिससे मलबे के पार्टिकल पूरे डिटेक्टर में अलग अलग तरीके से बिखरते हैं। एक हिग्स के लिए हमें उस डीके के हिसाब से स्पेसिफिक पैरामीटर्स चाहिए। मगर गॉड पार्टिकल्स ने भी फिजिसिस्ट्स को खूब छकाया है। इससे पहले कि उसका पता लगे, वो गायब हो जाता है। हिग्स में करीब करीब फौरन ही डीके हो जाता है। उसकी जिंदगी इतनी छोटी होती है कि हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते। हमें उसका पता उसके डीके प्रोडक्ट से लगता है। हिग्स का पता लगाने के लिए जो जैसे फिजिसिस्ट्स को प्रोटॉन कॉलिजन्स के बाद की तबाही को देखना पड़ता है, क्योंकि उससे ही पता लग पाता है कि ओरिजिनल पार्टिकल्स क्या थे। अगर जो इस ग्लास कॉलिजन के मलबे के हर पीस को एनालाइज कर पाए और उसकी ट्रेजेक्टरी या प्रक्षेप पथ का अंदाजा लगा पाए, तभी ये उस टक्कर से बची चीजों के आधार पर उस क्रैश को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें जो इंटरैक्शंस दिखते हैं उनमें से ज्यादातर तो फौरन ही पैटर्न बनाते हैं जो हमें खास इंटरेस्टिंग नहीं लगते और हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। उस लिहाज से हम ज्यादातर कॉलिजन्स को तो रिजेक्ट ही कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं कॉलिजन्स की स्टडी की जा सकती है जिनके प्रोटॉन्स के कंपोनेंट्स अच्छी तरह से अलाइंड हों। अगर एक प्रोटॉन के अंदर का क्वार्क किसी और के अंदर मौजूद क्वार्क से सीधा टकराता है, तब करीब करीब सारी एनर्जी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होती है। इससे हिग्स फील्ड में एक इतना स्ट्रॉन्ग रिपल बनता है जिससे हिग्स बोसॉन बन सकता है। मगर ऐसा कॉलिजन शायद कभी नहीं हो पाता। ऐसा बहुत कम ही होता है, बहुत ही कम। हम कह सकते हैं कि करीब 1 लाख करोड़ बार में से एक बार हिग्स बन पाता है।
जब से LHC चल रहा है तब से इसने करीब 10 लाख करोड़ कॉलिजन्स किए हैं। अगर हमारे पास रेत के 10 लाख करोड़ कण हो तो उससे ओलंपिक का एक स्विमिंग पूल भर सकता है। मगर उनमें से कुछ हजार कॉलिजन्स ही हिग्स पैदा कर सकते हैं। रेत के कुछ 100 कणों से तो उंगली का छोर ही ढक पाएगा। देखने में तो यह काम नामुमकिन सा ही लगता है, मगर जब जो और हजारों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तब दुनिया दंग रह गई। ऐसे बहुत कम ही इवेंट्स हैं और हम पता लगा सकते हैं कि ऐसा कब कब हुआ था। हमने 4 जुलाई 2012 को जो को अपनी टीम से यह बताने का सम्मान मिला कि LHC ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्हें एक नया पार्टिकल मिला है जिसका वजन 125 से 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जितना है और वो हिग्स के मास के प्रेडिक्टेड रेंज जितना ही है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अब ये रिजल्ट्स ग्लोबल बन चुके हैं जिन्हें सब शेयर कर रहे हैं, शायद दुनिया के सारे इंसान। इसके लिए आप सबका शुक्रिया। मैंने अपने करियर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। सब बड़े जोश में थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही था जैसे हम बीटल्स का एक शो देखने गए हों। सब बेहद खुश थे। एक फिजिक्स सेमिनार में जोरदार तालियां बज रही थी, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा लगा जैसे काफी लंबे इंतजार के बाद बीटल्स का शो देखा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक लंबे सफर की ओर हमारा एक और कदम है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 40 साल लगे हैं। अब हम नेचर को समझने के मामले में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हिग्स फील्ड जैसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी है। हिग्स फील्ड तो उस फैब्रिक का हिस्सा है जिससे हम चाहे जहां भी जाएं इंटरैक्ट जरूर करते हैं। इसकी मदद से हम ब्रह्मांड के एवोल्यूशन को भी कुछ हद तक समझ सकते हैं। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खोज है। इसे आइंस्टाइन के E=mc² के बाद की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी कहा जा सकता है। एक शानदार पेंटिंग हमेशा के लिए अमर हो जाती है, वैसे ही एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी या कोई नया डेवलपमेंट भी हमेशा के लिए इंसान को फायदा पहुंचाता है। जिस पार्टिकल से हमारे वजूद की पहेली हल हो सकती है उसका पता लग गया है। तो क्या अब हम अपने ब्रह्मांड को समझने के और करीब पहुंच चुके हैं? डैन हूपर मानते हैं कि इसका जवाब शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उनके हिसाब से हिग्स बोसॉन सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 है। हिग्स बोसॉन से यह पता लग सकता है कि ब्रह्मांड का सारा मैटर कहां से आया, मगर पिछले दशक में हमें पता लगा कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा तो इनविजिबल पार्टिकल से बना है, जिन्हें डार्क मैटर कहते हैं। सच तो यह है कि ऑर्डिनरी मैटर के मुकाबले डार्क मैटर 5 गुना ज्यादा है। आज जो थियरी यह कहती है कि हिग्स बोसॉन है, वो उस अजीब से सब्सटेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो क्या हिग्स का भी एक छिपा हुआ डार्क साइड है? थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डैन हूपर तो अपने करियर की शुरुआत से ही इस इंतजार में थे कि हिग्स बोसॉन मिलने का ऐलान हो। मैं दिन रात अपना लैपटॉप लेकर इस इंतजार में बैठा रहता था कि पता नहीं कब रिजल्ट्स आ जाए। अगर हम किसी चीज का इतना लंबा इंतजार करते हैं और जब वो होता है तब हम भले ही उसके लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, पहली बार में यकीन नहीं आता। हम भले ही जानते हो कि ऐसा होने वाला है, पर वो हमें अनएक्सपेक्टेड ही लगता है। हिग्स का पता लग चुका है, मगर एक बड़ा रहस्य अभी तक रहस्य ही है। ये डार्क मैटर आखिर क्या है? आज भी कॉस्मोलॉजी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम टेलीस्कोप से स्पेस को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि टोटल मैटर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एटम्स या उन मटेरियल से बना है जिन्हें हम जानते हैं। उसका ज्यादातर हिस्सा तो उस इल्यूसिव मटेरियल से बना है जिसे कोई और नाम ना मिलने पर हम डार्क मैटर कहते हैं। करीब 50 साल तक सब्सटेंस वर्ल्ड में खोजबीन करने के बाद हमें एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर मिला जिसे पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। साइंटिस्ट को मैटर के 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले जिनके फर्मियॉन्स बराबरी से क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में बटे थे। 4 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जैसी फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें बोसॉन्स कहते हैं। उनके अलावा एक और स्पेशल बोसॉन है जिससे यह तस्वीर पूरी होती है, हिग्स बोसॉन। मगर स्टैंडर्ड मॉडल में भी डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसकी एक और बड़ी खामी भी है।
पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम हायरार्की प्रॉब्लम कहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि हिग्स बोसॉन का मास करीब 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या GeV है। वो एक भारी पार्टिकल है, मगर स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक तो हम यही मानते हैं कि हिग्स को इससे ज्यादा भारी होना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों ये काफी हल्का है।